नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। आज हम लोग वर्ग 7 बिहार बोर्ड की जो अतीत से वर्तमान वर्ग 7 में जो पाठ्य पुस्तक चलती है उसके हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आज आरंभ करते हैं और बहुत जल्दी ये पूरे के पूरे पाठ को हम लोग समाप्त कर देंगे। तो आइए देखते हैं पहला पाठ की जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको देखते हैं। आइए सबसे पहले हमारे सामने जो है वह है कि बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। हम सबको पता है कि बिहार दिवस कब होता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर है? क्योंकि 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। इसको किसने बसाया था? उदयन ने बसाया था। मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर है। क्लियर है? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग बाबर ने संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया जो तुर्क सत्ता के अधीन था। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। बिहार शब्द का प्रयोग इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने किया। किस शब्द का प्रयोग? बिहार शब्द का प्रयोग किसने किया? मिन्हाज ए सिराज ने किया। क्लियर है? आइए देखते हैं आगे। मिन्हाज ए सिराज ने बौद्ध बिहारों के इस भूमि को क्या, बिहार को अर्ज ए बिहार कहा। यह प्रश्न पूछता है कि अर्ज ए बिहार किसने कहा बिहार को? वो कहा, किसने कहा? मिन्हाज ए सिराज ने बिहार को अर्जे बिहार कहा। इसको याद रखने के लिए आपको इस पे ध्यान रखना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले कागज चीन में बनाया गया। सबसे पहले कागज कहां बनाया गया? चीन में बनाया गया। भारत में कागज का प्रयोग 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ। कब हुआ भारत में? 13वीं। सबसे पहले कहां बना? चीन में। आइए देखते हैं। शैव शैव मत की विचारधारा क्या थी? तांत्रिक थी। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में स्थित है। ये जो मैं सारी चीजें लेके चल रहा हूं ये आपके 7वें क्लास के पाठ 1 में निकाली गई महत्वपूर्ण तथ्य या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये इसको यूं समझिए कि पूरे मतलब पाठ को मत के जो अमृत निकाला गया वो मैं आपके सामने लेके आया हूं। चूंकि परीक्षा एकदम सर पे है इसलिए समय इतना नहीं है कि बहुत सारी चीजों को किया जा सके, तो मैं वन लाइनर के माध्यम से आप तक फैक्ट पहुंचा रहा हूं ताकि हम उससे अवेयर हो जाए। आगे समय जैसे मिलता है तो एमसीक्यू में बना के लेके आऊंगा, लेकिन चूंकि आपको उत्तर चीजों का जानना आवश्यक है इसलिए वन लाइनर लेके आया हूं। मैं बहुत सारी चीज़ों का एमसीक्यू लेके आ रहा हूं, लेकिन जो अभी कंटेंट ज़्यादा जल्दी आप तक पहुंच जाए इसलिए वन लाइनर लेके आया हूं। आइए आगे देखते हैं। छोटे छोटे चित्रों के रूप में सजे हुए चित्रों को मिनिएचर कहा जाता है। क्या? इसको फिर से देखिए। छोटे छोटे चित्रों के रूप में सजे हुए चित्रों को क्या कहा जाता है? मिनिएचर कहा जाता है। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। राजत रंगनी की रचना कल्हण ने की। हम सबको पता है, हम लोगों ने पिछले पढ़ा है, भी 8वें में भी पढ़ा है इस चीज को, अगर आपने देखा होगा तो। रजत रंगनी की रचना कल्हण ने की और इसमें क्या है? कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। ये प्रश्न छपने की उम्मीद है। आइए आगे देखते हैं। तहकीक हिंद, यानी इसको क्या कहा जाता है? तहकीक हिंद को तारीखुल हिंद भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, तहकीक हिंद या तारीख उल हिंद की रचना अलबेरुनी ने की। इसमें मध्यकालीन भारत के समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि की विस्तृत जानकारी है। अलबेरुनी द्वारा लिखी गई तहकीक हिंद या तारीखुल हिंद पुस्तक है जिसमें मध्यकालीन भारत के समाज का विवरण है। आइए आगे देखते हैं। तबकात ए नासिरी, कई सारे किताब है, इसको सबको ध्यान दे के चलना पड़ेगा। और इस तरह से नाम है ना कि वो एक दूसरे में मैसअप हो जाते हैं, तो इसको लिख लेना भी आवश्यक है एक जगह। तबकात ए नासिरी की रचना मिन्हाज उस सिराज ने की थी। किसने की थी? मिन्हाज उस सिराज ने की थी। इसमें मोहम्मद गोरी और गुलाम वंश की विस्तृत जानकारी है। किसमें? तबकात ए नासिरी में। किसने रचना की? मिन्हाजुल सिराज ने। आइए आगे देखते हैं। तारीख ए फिरोज शाही की रचना, तारीख ए फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन विरनी ने की। क्लियर है? आइए ऊपर से एक बार और दो तीन एक देख लेते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ अगर देखा जाए तो कंफ्यूजन कहाँ से होगा? अर्जे बिहार, मिन्हाज ए सिराज ने बिहार को अर्जे बिहार कहा। फिर मैं सब कहाँ होगा?
मैसअप आपको यहाँ होगा। देखिए इसको मैं दोबारा इसीलिए कह रहा हूँ, तहकीक हिंद यानी जिसको तारीख उल हिंद कहते हैं, इसकी रचना अलबेरुनी ने की। ये तहकीक हिंद है, तबकात नासिरी है, तारीख फिरोज शाही है। ये आपको तीन पुस्तक जो है ना, आपको सिमिलर, ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन करने वाली और इसमें सिमिलरिटी दिख रही है। तो देखिए ध्यान रखिए, तहकीक हिंद की रचना अलबेरुनी ने की, तबकात नासिरी मिनहाज सिराज ने की, और तारीख फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन विरनी ने की। इसमें तुगल वंश की आपको का वर्णन है। चूंकि फिरोज शाही यानी फिरोज शाह तुगलक, तो तुगलक उसको समझिए। तबकात नासिरी इसकी रचना मिनहाज सिराज ने की, और ये मोहम्मद गोरी और गुलाम वंश की इसमें उसने जानकारी दी। तहकीक हिंद आपको अलबेरुनी ने की, और मध्यकालीन भारत के समाज की वर्णन उसने किया। तहकीक हिंद, तबकात नासिरी और तारीख फिरोज शाही। क्लियर है? आइए देखिए, अलबेरुनी, मिनहाज सिराज, जियाउद्दीन विरनी, ये पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको दोबारा तिबारा करके आप तक पहुंचाई ये बात। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की। इसमें अकबर के शासनकाल का वर्णन है। ठीक है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। तुर्की भाषा में क्या लिखी थी? तुजुक ए बाबरी। पूछा जाता है कि अकबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी वो किस भाषा में लिखी थी? तो किस भाषा में? तुर्की भाषा में। अब देखिए, तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद बाबरनामा है। इसका मूल भाषा क्या थी? तुर्की थी। और जो बाबरनामा जिसको हम लोग जानते हैं वो क्या है? वो फारसी भाषा में है। क्लियर है? और बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। आइए आगे देखते हैं, अगला क्या है? रेहला एक यात्रा वृत्तांत है जिसकी रचना अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता ने की। वह मराकस यानी मोरक्को का रहने वाला था। यहां से एक प्रश्न यह है कि मराकस क्या है? वो मोरक्को का पुराना नाम है। रेहला जो रचना किया उसने इब्ने बतूता ने किया। अब यहां पूछ दिया जाता है कि इब्ने बतूता था कौन? यह एक आपको अफ्रीकी यात्री था। और यह भी पूछा जाता है कि रेहला क्या है? रेहला एक यात्रा वृत्तांत। अब इसमें से कई सारे प्रश्नों को अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, तो हमको पता होना चाहिए कि रेहला एक यात्रा वृत्तांत है जिसको अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता ने लिखा। वह कहाँ का था? वो मोरक्को का रहने वाला था। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। सासाराम के शासक शेर शाह सूरी ने चांदी के सिक्के चलाए। किसने? शेर शाह सूरी ने। आगे है, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम, ये छपा हुआ प्रश्न है। मनेर में मखदूम दौलत शाह की समाधि है। मनेर में मखदूम दौलत शाह की समाधि है। रोहतासगढ़ में हरिश्चंद्र मंदिर स्थित है जो मान सिंह द्वारा निर्मित है। रोहतासगढ़ में हरिश्चंद्र मंदिर स्थित है जो मान सिंह के द्वारा निर्मित है। क्लियर है? अब देखिए, बैकटपुर का शिव मंदिर के निर्माण में आर्थिक सहायता मानसिक ने किया था। यह पूछता है कि बैकटपुर के शिव मंदिर के बारे में। क्लियर है ना? तो इसमें आर्थिक सहायता किसने की थी? मानसिक ने की थी। पूछ देता है बैकटपुर में किस चीज का क्या है? तो शिव मंदिर है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। 1328 में मोहम्मद तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किया। कब? 1328 में। और किसने किया? मोहम्मद तुगलक ने। और फुतुह ए सलातीन की रचना इसामी ने की। क्या है? फुतुह ए सलातीन की रचना किसने की? इसामी की। ये सारे के सारे अजीब अजीब से नाम दिख रहे हैं ना, ये सब पढ़ने आपके किताब में और भी 7वीं क्लास में। तो अगर आपको लगता होगा कि इस तरह से जो तथ्य हैं ये थोड़े से अजीब से हैं, तो क्या कीजिएगा, प्रश्न जो है रुचिकर नहीं होते हैं। प्रश्न हमेशा कष्टदायक ही होते हैं। और कोई भी प्रश्न आपको ऐसा प्रश्न नहीं जिसमें आनंद आए, आनंद आता तो प्रश्न नहीं होता। आइए आगे देखते हैं दूसरा पाठ। नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। कौन? नागभट्ट। किसका शासक था? गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। अब प्रतिहार वंश का दूसरा नाम परिहार वंश था।
जो प्रतिहार वंश था उसका दूसरा नाम क्या था? परिहार वंश था। उसके बाद चौहान वंश का दूसरा नाम चहमान वंश था। क्लियर है? चौहान वंश का दूसरा नाम चहमान वंश था। उसके बाद सोलंकी वंश का दूसरा नाम चालुक्य वंश था। सोलंकी वंश का दूसरा नाम क्या था? चालुक्य वंश था। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको चौहान को तो चहमान कह सकते हैं, सोलंकी को का दूसरा नाम क्या है? चालुक्य वंश है। क्लियर है? विजय प्राप्त करने वाला राजा अधिपति कहलाता था। क्लियर है? अधिपति से हारा हुआ सामंत कहलाता था। ये आपके किताब में है कि जो विजय प्राप्त कर लेता था वो अधिपति हो जाता था, और अधिपति के जो अधीन होता था वो क्या कहलाता था? वो सामंत कहलाता था। आइए आगे देखते हैं। अधिपति अपने नाम के साथ परम भट्टारक, परमेश्वर, महाधिराज उपाधि के रूप में लगाते थे। क्लियर है? ये पूछता है ये उपाधि कौन लगाता था? तो अधिपति लगाते थे। आगे है सामंत अपने नाम के साथ महासमंत, महाधिराज उपाधि के रूप में लगाते थे। पूछता है सामंत अपने नाम के साथ क्या लगाते थे? तो महासमंत, महाधिराज लगाते थे। आइए देखते हैं उस समय जो क्या आपको उपाधियां क्या थी। क्लियर है? आइए हम उपाधियां उस समय क्या थी इसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, महाधिराज ये राजाओं का राजा होता था। त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी। संधि विग्रह, विदेशी विभाग का आपको संधि विग्रहिक, ये कौन होता था? ये आपको विदेशी विभाग का प्रधान होता था। अक्ष पट्टालिक, ये क्या होता था? आर्थिक एवं राजस्व मंत्री होता था। भंडागारिक, भंडागारिक कौन होता था? राजकीय भंडार का अधिकारिक होता है। ये पढ़ना होता है, इससे संबंधित प्रश्न आए हुए हैं। इन सब चीजों को इसीलिए रखा गया है। महादंड नायक, ये प्रश्न अभी कुछ दिन पहले आया था। पुलिस विभाग का प्रधान। क्लियर है? इसको समझ लेने की जरूरत है। महाधिराज, महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा। क्लियर? कई जिसके अंदर कई सारे राजा उसके अधीन होते थे। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, राजस्व को राजयोग या ऊपरी कर कहा जाता था। किसको? राजस्व को राजयोग या ऊपरी कर कहा जाता था। मंसूरा पहले संधि को कहा जाता था। क्या? पहले सिंध को कहा जाता, संधि को कह रहा हूं मैं। मंसूरा पहले सिंध को कहा जाता था। ऊपर भी हम लोगों ने कई सारे नाम पढ़े हैं, उसको आप जरूर नोट कीजिएगा। तारीख हिंद के लेखक अलबरनी थे, हमने ऊपर देखा भी है। मोहम्मद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। आगे है, गजनवी अफगानिस्तान के गजनी राज्य का शासक था। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और अजमेर के राजा थे। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। तराइन, तराइन की प्रथम लड़ाई 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। गोरी की इसमें हार हुई थी तराइन की प्रथम युद्ध में। और तराइन की दूसरी लड़ाई जो है 1192 साल भर बाद ही हुआ। फिर इन्हीं के बीच में, इनके बीच में आपको मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में, और मोहम्मद गोरी की जीत हुई। तराइन एक गांव था जो भटिंडा के नजदीक था। क्लियर है? ये हरियाणा में। अब आते हैं, देखते हैं आगे कि अब देखते हैं चोल साम्राज्य। अब देखिए, चोल साम्राज्य में जो है ना कुछ महत्वपूर्ण आपको चीजें मिलेंगी इसमें। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयालय था। राजेंद्र चोल प्रसिद्ध चोल राजा राजा राज प्रथम का पुत्र था। इसी राजा राज प्रथम ने क्या बनवाया था? बहुत फेमस मंदिर बनवाया है आपको। राजा के आदेश को जीरुवाक केल्वी कहा जाता था चोल साम्राज्य में। क्लियर है? जीरुवाक केल्वी कहा जाता था। प्रधान सचिव उलय नायकम कहा जाता था। कब? ये चोल साम्राज्य में। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आइए देखते हैं, प्रधान कर्मचारी को पेरुंदरम कहा जाता था। आशीरुतरम निम्न कर्मचारी को कहा जाता था। ये नाम ही बड़ा अजब अजब है इसमें। क्लियर है? आगे देखते हैं हम। चोल शासकों ने सुसंगठित नागरिक सेवा यानी सिविल सर्विसेज का विकास कर लिया था। बताइए, उतना
पहले इन लोगों ने सिविल सर्विसेज का विकास कर लिया था। और चोल साम्राज्य में राज्य को राष्ट्र कहा जाता था। पहले ही राष्ट्र की व्यवस्था चोल साम्राज्य से ही ये सारी चीजें, बहुत व्यवस्थित साम्राज्य था चोल साम्राज्य। आपको चोल साम्राज्य राज्य को राष्ट्र कहा जाता था, और चोल के राष्ट्र की इकाई को मंडलम कहा जाता था। उन्होंने बड़ा सिस्टम बना रखा था। जो आज का जो सिस्टम है, ये सारा का लगभग सिस्टम चोल साम्राज्य का था। अब देखिए, राज्य को उन्होंने राष्ट्र कहा, और राष्ट्र की इकाई को मंडलम कहा, और प्रत्येक मंडलम कोट्टम यानी कमिश्नरी में, आज जो कमिश्नरी है ना, कमिश्नरी में, तथा प्रत्येक कोट्टम नाडु यानी जिला में था। देखिए राष्ट्र में कितना बढ़िया ही व्यवस्था था। राष्ट्र के अंदर क्या थे? मंडलम थे। मंडलम के अंदर क्या था? कोट्टम था। आपको कोट्टम था, और कोट्टम के अंदर क्या था? आपको नाडु था। ठीक है, जो आज के जिला का कॉन्सेप्ट है, इस तरह से वो डेवलप था। आगे देखते हैं क्या है। वरिष्ठ ब्राह्मणों को अग्रहार कहा जाता था। उस समय जो वरिष्ठ ब्राह्मण होते थे उनको क्या कहा जाता था? अग्रहार कहा जाता था। ग्राम सभा में अनेक समितियां होती थी, और समिति को वीरियम कहा जाता था। जो ग्राम सभा की समिति होती थी ना, उसको वीरियम कहा जाता था। कब? ये सारी की सारी बातें आपको चोल साम्राज्य के हैं, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे मैंने अभी जिस पे चर्चा की, वीरियम, ये पूछा जाता था। अग्रहार पूछा जाता था, पूछा जाता रहा है। आपको ये जो उनकी व्यवस्था थी ना, ये आपको सीरियल में बना के पूछता है, और बोलता है कि ये अगर क्रम में एडजस्ट है कि नहीं। जैसे राष्ट्र, मंडलम, कोट्टम और कोट्टम नाडु, ये जो जिला है, इसको जो कोट्टम नाडु जिसको कहते हैं, वो जिला के, आज के जिला के की तरह व्यवस्था थी। अब देखिए, जिसकी चर्चा मैं ऊपर कर रहा था, यानी जो राजराज प्रथम के लिए तंजौर में एक बहुत ही आपको विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर। ये कहाँ है? तंजौर में। पूछा जाता है बृहदेश्वर मंदिर है कहाँ, या तंजौर है कहाँ। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है, चोल राजा राज प्रथम ने बनवाया था। इसे पेरुवुट्टैयार कोविल भी कहते हैं। क्लियर है? यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है, और विश्व में यह अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट से बना हुआ है। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है आपको अन्निकट बड़े बांध को कहा जाता है। यह भी प्रश्न अभी हाल ही में ये पूछा गया है। अन्निकट किसको कहा जाता था? ये बड़े बांध को उस समय कहा जाता था। चोल शासकों ने सिंचाई के लिए महाअन्निकट कावेरी नदी पर बनवाया था। एक बहुत बड़ा बांध बनवाया था कावेरी नदी पर, अन्निकट बांध को कहा जाता है। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। पाल वंश। भारत में बिहार और बंगाल में पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की। क्योंकि ये बिहार और बंगाल से ही संबंधित थे, तो आपको ये पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। और पाल शासकों की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर थी। तो ध्यान रखिए, बिहार से जुड़ा हुआ है, तो पाल वंश संभावना बनाता है। आज जो सारण है, इसका पुराना नाम क्या है? एक सारी था। क्या है? एक सारी। और उदंतपुरी बिहार शरीफ का पुराना नाम है। देख लीजिए, ये प्रश्न जो है ना, इन सब में से मुझे लगता है इन सबसे प्रश्न बनते हैं। पाठ्य पुस्तक अछूता नहीं है। आप इस आने वाले जो परीक्षाएं हैं, तो इसको देखना है। बिहार शरीफ जो है, उसका पुराना नाम क्या है? उदंतपुरी। और एक सारी किसका नाम है? सारण का नाम है। क्लियर है? धर्मपाल ने भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। और मुझे लगता है कि अगर इन सब प्रश्नों में से अगर कोई प्रश्न आ जाएगा, और मुझे लगता है ये छपने की संभावना है, वो है ये, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई? धर्मपाल ने कराई। और ये किस वंश से थे? ये आपको पाल वंश से थे। और पाल वंश की आपकी स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। और पाल शासकों की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर थी। एक सारी उनका एक प्रमुख जगह था उस समय, जो आज सारण के नाम से प्रसिद्ध है। उदंतपुरी भी उनके यहाँ एक प्रमुख नगर हुआ करता था, जो आज बिहार शरीफ जिसको कहा जाता है। क्लियर है? आशा है आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी होंगी और आपके काम आएगी, और आई आपके लिए लाभप्रद होंगी। आज के लिए इतना ही, और जाते जाते आपसे
एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ये सब्सक्राइब करना आपका मेरे लिए एक सपोर्ट और समर्थन है। तो यदि आप मेरा समर्थन और सपोर्ट करना चाहते हैं और मेरा कार्य यदि आपको लगता है कि आपके लिए फ्रूटफुल है, तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। चैनल के साथ खड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको ये मेरा काम पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। यदि आपने पसंद नहीं किया है तो पसंद नहीं आने का कारण अगर हो सके तो ज़रूर लिखिए, ताकि मैं उसको देख के और तदनुसार सुधार कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।